हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, जो अपनी क्विक रिवीजन वाली क्लास चल रही है अपनी, जिसमें हम फटाफट रिवीजन करेंगे कोई एक टॉपिक का। उसमें आज जो अपना रिवीजन है वो है आहड़ सभ्यता का। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता का रिवीजन करने जा रहे हैं हम, और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा, क्योंकि इस तरह से अपन पढ़ेंगे कि बहुत जल्दी से आपको समझ आ जाए। और जब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो बहुत फास्टली आप रिवीजन कर सको इसको। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे जिसमें आपको टाइम लगे। क्विक रिवीजन रहेगा जिसको आप एग्ज़ाम टाइम पे जल्दी से जल्दी पूरे टॉपिकों का रिवीजन कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लगाए। तो सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम क्या है? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कौन सी जगह स्थित है, लोकेशन क्या है इसकी? तो आहड़ उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है आहड़? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। इस आयड़ या बेड़च नदी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ खमनोर ये पहाड़ियाँ, इनसे एक नदी निकलती है आयड़। कौन सी नदी निकलती है? आयड़। और इस जगह पर एक झील है। एक सेकंड, ये एक झील है जिसमें झील में ये पानी भर दिया अपन ने, और अब इस झील का हम नाम लिख दे रहे हैं उदय सागर। कौन सी झील है? उदय सागर झील है। और उसके बाद में एक और नदी आगे निकलती है, इस नदी का नाम है बेडच। क्या नाम है? बेडच। तो ये एक नदी है आयड़। जब उद्गम स्थल होता है इसका, उद्गम से आगे जब चलती है तो पहले आयड़ के नाम से जानी जाती है, और आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद में किस नाम से जानी जाती है? बेडच के नाम से। तो एक ही नदी के दो नाम आप मान सकते हो, आयड़ या बेडच। तो चलिए, ये बात अब आपको समझ आ गई होगी, आयड़ या बेडच नदी के किनारे है। कैसी संस्कृति है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ग्रामीण संस्कृति का स्थल है ये। कैसी संस्कृति का स्थल है? ग्रामीण संस्कृति का स्थल है। इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग 90% स्थल, कितने प्रतिशत? लगभग 90% स्थल इसके कौन सी नदी के किनारे हैं? बनास नदी के किनारे हैं। जो पूरी की पूरी आहड़ या आयड़ एक संस्कृति है, उस संस्कृति के लगभग 90% स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं? बनास नदी के किनारे हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति बोलते हैं। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के मालवा पठार तक है। ये जो आहड़ सभ्यता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऐसे भी, अगर कभी आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं कि अगर कोई पूछ ले तो ऐसी कौन सी राजस्थान की संस्कृति है जो राजस्थान प्लस एमपी में विस्तार है? पहली बात ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि राजस्थान का जो एमपी से लगता हुआ बॉर्डर है, उस बॉर्डर में एक सभ्यता स्थित है अपनी आयड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। वो आहड़ सभ्यता का कुछ विस्तार कहाँ चला गया है? मालवा के पठार के साइड चला गया है। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपना? नामकरण। जो आहड़ सभ्यता है, उस आहड़ सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ है? प्राचीन नाम क्या है इसका? तो ताम्रवती नगरी, तामावती। तांबे के उपकरण की प्रचुरता के कारण शिलालेखों में उल्लेख है। यानी जो शिलालेख हैं, शिलालेखों में आहड़ सभ्यता का नाम क्या उल्लेखित मिलता है? ताम्रवती नगरी या तामावती। एक नाम आपको और याद रखना है, एक तो याद रखना है ताम्र संचयी, ताम्र संचयी। दूसरा ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ये दो नाम यहाँ नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे ले ले रहा हूँ, नहीं तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे फिर।
और थोड़ा सा जगह की भी यहाँ शॉर्टेज है। देखिए यहाँ ले लेते हैं अपन। एक है लिख ही दे रहा हूँ मैं टाइपिंग वाले से। एक तो कौन सी है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। दूसरा याद रखना है ताम्र संचयी सभ्यता। ये दो नाम आपको विशेष याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी याद रखना है और एक ताम्र संचयी सभ्यता याद रखना है। और ये दोनों नाम है गणेश्वर सभ्यता के। कौन सी सभ्यता के नाम है, गणेश्वर सभ्यता के। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेंगे। यहाँ कौन सी है, तामावती, और उधर कौन सी है, ताम्रयुगीन। अन्य नाम कौन कौन सा है, आघाटपुर नाम मिलता है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रचलित नाम कौन सा है, आघाटपुर। स्थानीय नाम उपकरण कौन से, एक तो धूलकोट, आयड़ नदी के किनारे ऊंचे और जो टीले नुमा भाग है उसको स्थानीय संस्कृति में स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं, अपने धूलकोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धूलकोट। तो ये याद रखना, धूलकोट स्थानीय नाम है। एक है मृतकों का टीला या महासतियों का टीला। ये महासतियों का टीला, और याद रखना एक मृतकों का टीला इसको भी बोलते हैं, और एक जो मोहनजोदड़ो है उसका भी नाम मिलता है मृतकों का टीला। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। कौन कौन से नाम, ताम्रवती, तामावती, आघाटपुर, धूलकोट और मृतकों का टीला और महासतियों का टीला। एक नाम जो मैं आपको आगे बता चुका हूँ, यहाँ भी याद रखना है आपको, बनास संस्कृति। बनास संस्कृति क्या याद रखना है आपको, बनास संस्कृति आपको याद रखना है। तो ये इसके नाम है। आगे बढ़ते हैं। खोज व उत्खनन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। खोज व उत्खनन आपको, क्योंकि लगभग 90 से 60 से 65%, 90% तो नहीं मान सकते, लेकिन 60 से 65% प्रश्न यहीं से आता है, खोज और उत्खनन में से। तो खोज किसने की है, अक्षय कीर्ति व्यास। किसने खोज की है, अक्षय कीर्ति व्यास। कब की है, 1953 में। उत्खनन करने वाले कौन कौन से, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल बोलते हैं इनको। बृहद उत्खनन 1961 में। HD सांखलिया, जो दक्खन कॉलेज पूना के थे, हंसमुख धीरज सांखलिया इनका पूरा नाम है। तो HD सांखलिया इनका बृहद स्तर पर उत्खनन करते हैं। दूसरे VN मिश्र और राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त विजय कुमार और PC चक्रवर्ती, ये दोनों भी विशेष इम्पोर्टेंट है। आपको नाम तो ये सारे याद रखने हैं, लेकिन ये थोड़े राजस्थान ने अपॉइंट किए हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा याद रखने हैं आपको। तो इसके उत्खनन से संबंधित ऐसे आपको याद रह जाएगा कौन सा क्या, तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांखलिया, VN मिश्र, विजय कुमार और PC चक्रवर्ती। ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है, आहड़ सभ्यता से संबंधित है। कौन सी से, आहड़ से। सबसे पहले खोज करने वाले हैं आ से आहड़, आ से आयड़ नदी और आ से ही बनेगा अक्षय कीर्ति व्यास। तो सबसे पहले 3 नाम आपको आप याद रखने हैं, आहड़ सभ्यता, आयड़ नदी और अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद में उत्खनन करने वाले 1956 में उत्खनन करते हैं रतन चंद्र
अग्रवाल। और यही जो रतन चंद्र अग्रवाल हैं, यही आगे चल के आपके गणेश्वर सभ्यता की खोज करेंगे। थोड़ा सा एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ेंगे तो अपन को आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये कौन सी सभ्यता की खोज करेंगे आगे जाके? गणेश्वर सभ्यता की। तो यहाँ रतन चंद्र अग्रवाल हैं, HD सांखलिया हैं, VN मिश्र हैं, विजय कुमार हैं और PC चक्रवर्ती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रह जाएंगे। 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी नहीं तो 2-3 बार देखोगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कालक्रम क्या है इसका? काल निर्धारण 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। कालक्रम क्या है इसका? 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। क्या काल है इसका? 2100 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण युगीन स्थल है, ये विशेष इंपोर्टेंट है। ताम्रपाषाण युगीन, यहाँ से 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण भी मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? आवास मकान गीली मिट्टी के, गारा बोलते हैं जिसको अपन गारा कीचड़ बोल सकते हैं अपनी स्थानीय लैंग्वेज में, अगर अपनी नॉर्मल भाषा में बात करें। गारा होता है जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी में पानी डाल के उसको मेल्ट करके जैसे बनाया जाता है, जिससे बाद में दीवारों में चिनवा देती है, उसको बोलते हैं गारा। तो आवास मकान गीली मिट्टी से बनाए गए, गारे से बनाए गए, व पत्थर से निर्मित है। यानी पत्थर लिया और मिट्टी का घोल बनाया, जैसे अपन सीमेंट की जगह गीली मिट्टी यूज की है। अगर अपनी भाषा में साधारण से समझें तो जो सीमेंट यूज करते हैं हम मकान बनाने के लिए, उस जगह यहाँ पे गीली मिट्टी का यूज किया गया है। नींव में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। एक ही मकान में 2, 3, 6 चूल्हों तक मिलना है। संयुक्त परिवार की प्रणाली साक्ष्य माने जाते हैं। कैसी? संयुक्त परिवार प्रणाली। जल निकास पद्धति, जल चक्रकूप पद्धति। कैसी पद्धति का उपयोग किया गया है? चक्रकूप पद्धति का जल निकास प्रणाली में पानी सोखने के लिए मिट्टी के गड्ढों से शोषक गड्ढे बनाए गए हैं। यानी मिट्टी के गड्ढे खोद लिए, गड्ढे रख के उसमें पानी सोखते जाते वहीं क्योंकि गड्ढों में पानी नीचे जाएगा और वो जमीन के अंदर चला जाता, वहाँ कीचड़ वगैरह नहीं होता ज़्यादा। अर्थव्यवस्था, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये एक ग्रामीण स्थल है। तो ग्रामीण स्थल है तो मुख्य अर्थव्यवस्था में क्या रहेगी? कृषि। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ चुके हैं इनको फसलों को। तो कौन कौन सी फसल है? चावल होगी, गेहूं होगी, ज्वार होगी, बाजरा, चना, मूंग, मटर। कौन कौन सी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मूंग और मटर। तो ये याद रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 बार पढ़ना, याद रह जाएंगे। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? एक तो कृषि था, दूसरा पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन दोनों। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। तांबे के औजार, जो तांबे के औजारों का बड़ा केंद्र था ये। अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे कोठे कहा जाता है। जैसे अपनी लोहे की कोठी वगैरह लाते हैं ना अनाज रखने के लिए, उसी तरह के पात्र मिले हैं। मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का मिला है, उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? गोरे या कोठे। जैसे अपनी दादी और नानी वगैरह इनके टाइम में आपने कोठी नाम सुना होगा, वो कोठी आई क्या बोलते हैं? गोरे या कोठे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मृदभांड, लाल, काले और कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे मृदभांड मिले? लाल, काले। और काले और सफ़ेद मृदभांड कहाँ से मिले? कालीगंगा से। मैंने अगले वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ ब्लैक एंड रेड वेयर मिलते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर यही है लाल काले मृदभांड। सर्वाधिक मिले हैं जिन पर सफ़ेद रंग से रेखीय व बिंदुदार अलंकरण किया गया है। सफ़ेद रेखाएं खींची गई हैं या फिर उनके बिंदु रख के क्या किया गया है? अलंकरण किया गया है। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल व काले, और उन पर सफ़ेद रंग से डॉट डॉट बना के अलंकरण किया गया है। आहड़ के अंतिम चरण में रंगपुर प्रकार के चमकीले लाल मृदभांड मिले हैं, जो गुजरात के हड़प्पा कालीन केंद्रों में सर्वाधिक दर्शाते हैं। यानी जो आहड़ 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी है,
तो आहड़ का जब अंतिम समय आता है तो अंतिम समय में रंगपुर प्रकार के, ये रंगपुर गुजरात में जगह पड़ती है, वहाँ से जैसे जो बर्तन मिलते हैं गुजरात के ये थोड़ा सा यहाँ गुजरात के रंगपुर से जो बर्तन मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, उसी प्रकार के मृदभांड अपने आहड़ से भी मिलते हैं। धातु व मुद्राएं एवं मोहरें, तांबे के उपकरण मिले, कुल्हाड़ी मिली है, चाकू मिली है, चूड़ियाँ मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, ये तांबे के। यूनानी मुद्राएं मिली हैं 6। कितनी यूनानी मुद्रा मिली है? 6 यूनानी मुद्रा मिली हैं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो, यूनानी देवता है अपोलो, धनुष बाण लिए हुए, उनका अंकन मिलता है। यूनानी भाषा के लेख मिलते हैं, क्योंकि यूनानी मुद्रा है तो लेख भी कैसे मिलेंगे? यूनानी भाषा के लेख मिलेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी मुद्राएं मिली हैं? 6 तांबे की और यूनानी मुद्राएं मिली हैं। उन पर अपोलो का चित्र है और एक साइड में एक त्रिशूल का चित्र है। 3 तांबे की और मॉल मिली हैं। लोहे के अवशेष मिले हैं, यहाँ से उत्खनन के बाद के स्तरों में लोहे के उपकरण मिले हैं। उपकरण यहाँ से 79 लोहे उपकरण मिले हैं, जो इसे भारत के प्राचीनतम लोहहीन केंद्रों में से एक बनाते हैं। कितने उपकरण मिले हैं लोहे के? 79। ये आरपीएससी आजकल संख्याएं पूछने लग गई हैं। पहले तो अपन ये भी याद रख लेते कि यूनानी मुद्राएं मिली हैं और लोहे के उपकरण मिले, उतने से काम चल जाता। लेकिन अब आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि 79 लोहे के उपकरण मिले हैं। इसलिए यह भारत का प्राचीनतम, कैसा? भारत का प्राचीनतम लोहहीन केंद्र कौन सा है? आहड़। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपको, आहड़वासी चांदी से अपरिचित थे। किससे? चांदी से। आहड़वासी चांदी से अपरिचित थे, ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो। अन्य पुरावशेष और महत्वपूर्ण तथ्य, बनासियल बुल मिला है, बेल मिला है, टेराकोटा यानी मिट्टी का बना हुआ है, तो उसको क्या नाम दिया है? वनासियन। बोलिए, इसे हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको सही दिखेगा नहीं। वनासियन बोल। बेल की मिट्टी है, टेराकोटा की आकर्षित मूर्ति है, जिसे पुरातत्वविदों ने वनासियल बुल कहा है। एक टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई एक बैल की मूर्ति है, जिसे जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने खोज की है, उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? वनासियन बुल। विदेशी संबंध, बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। बिना हत्थे के जलपात्र कहाँ से मिले? आहड़ से। यूनान की 6 मुद्राएं, ये विदेशी हैं। जो बिना हत्थे के जलपात्र हैं वो एक तो ईरान से मिलते हैं, एक बलूचिस्तान से मिलते हैं। ये वही बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में आए दिन विद्रोह होते रहते हैं कि हमें स्वतंत्र कर दो। यही जो अभी तो वैसे पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कब तक वो आप न्यूज़ में देखते रहना, कभी भी जा सकता है। औजार, स्फटिक पत्थरों के औजार तथा पैर से चलित चक्की व सूत काटने के चरखे मिले हैं। यानी पैरों से चलित चक्की मिली है और सूत काटने के चरखा, महात्मा गांधी वाला चरखा देखा ही होगा। आभूषण, टेराकोटा के, सैल खड़ी के, सीप के, अगेट के और कार्नेलियन के तथा लाजवर्द, लापिस लाजुली की मनके मिले हैं, जो इन्हें व्यापारिक के संबंधी दर्शाते हैं। यहाँ से कई प्रकार के आभूषण मिले हैं, टेराकोटा के मिले हैं, सैल खड़ी के मिले हैं, सीप के मिले हैं। ये सीप के आभूषण मिलने के कारण इसे बताते हैं कि ये कभी प्राचीन काल में यहाँ समुद्र रहा हुआ। अगेट के बने हैं, कार्लेनियन के बने हैं, लाजवर्द के बने हैं। ये अनेक प्रकार के जब आभूषण मिले तो कहते हैं कि ये एक व्यापारिक केंद्र होगा। तो आहड़ एक कैसा केंद्र है? व्यापारिक केंद्र है। चलिए नेक्स्ट अपन लगभग लास्ट के साइड है। आहड़ संस्कृति के अन्य प्रमुख स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कभी ऐसे ऑप्शन में देता है कि निम्न में से आहड़ सभ्यता का स्थल नहीं है या बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, तो उसमें आपको गिलुंडे याद रखना है। राजसमंद में जो आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है,
जो गिलुंड स्थल है राजसमंद में, वो आहड़ संस्कृति का क्या माना जाता है, एक स्थानीय स्तर माना जाता है। और यहाँ बनास संस्कृति का स्थल भी बोलते हैं इसे। ये आहड़ संस्कृति का एकमात्र स्थल है जहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। खोज करता है वीवी लाल। जो वीवी लाल कालीबंगा से संबंधित हैं वही हैं ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल ही इसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं। यहाँ से एक विशाल संरचना तथा भंडारण के गर्त मिले हैं। ये आपको याद रह जाए तो रह जाए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हालांकि हटा दे रहा हूँ, पढ़ते टाइम याद रह जाए तो रह जाए कि एक विशाल संरचना मिली है, भंडारण मिला है। बाकी आपको याद रखना है ये आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति का केंद्र है, स्थानीय केंद्र है, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ संस्कृति का एकमात्र स्थल है जहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले और इसकी खोज कौन करते हैं, वीवी लाल। बालाथल आहड़ संस्कृति का नवीनतम ज्ञात स्थल है। जो पूरी की आहड़ जो बालाथल है उदयपुर में, किंतु जो आहड़ संस्कृति के अन्य स्थल हैं उन सभी स्थलों में सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल कौन सा है, बालाथल। यहाँ एक विशाल दुर्गनुमा भवन जिनमें 11 कमरे हैं। एक दुर्गनुमा भवन मिला है जिसमें कितने कमरे हैं, टोटल 11 कमरे हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत में कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले, बालाथल से। भारत में कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले, बालाथल से। योगी मुद्रा में समाधान के साक्ष्य मिले। योगी मुद्रा में समाधान के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं, अपने बालाथल से। अन्य केंद्र है एक तो भगवानपुरा राजसमंद में ही है, पिंड हो गया, गिलुंड हो गया, ओलंद हो गया एवं ओजियाना भीलवाड़ा आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। ये केंद्र आपको याद रखने ही पड़ेंगे। कौन सा हो गया, गिलुंड हो गया, बालाथल हो गया जो नवीनतम स्थल है जहाँ से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं, भगवानपुरा हो गया राजसमंद में, पिंड हो गया, गिलुंड हो गया, अलौंद हो गया, ओजियाना भीलवाड़ा, ये सारे के सारे स्थल राजसमंद में स्थित है। ये सारे स्थल कहाँ हैं, राजसमंद में स्थित हैं। और ओजियाना सभ्यता कहाँ स्थित है, एक भीलवाड़ा में। तो आज अपन ने एक सभ्यता का क्विक रिवीजन किया है आहड़ का। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे अच्छे खासे व्यू आएँ, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, मैं और उत्साह के साथ में पढ़ाऊँ आपको। और मैं आपको कमिटमेंट कर चुका हूँ कि राजस्थान, इंडिया और यहाँ तक कि वर्ल्ड जी के भी ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में, क्विक रिवीजन में। मैं ये नहीं कह रहा जो पहली बार पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगा, उसको भी समझ आएगा, लेकिन आपको एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन करने में बहुत 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 अहमियत होगी इसकी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।